नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में जो भी मेरा 10-15 मिनट का जो भी लेक्चर हुआ था उसमें जाते जाते मैंने एक चीज बता के गया था, ठीक है। अपन आज के डेट में ये जो भी अकाउंटिंग वगैरह भी ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी अपने को भी अकाउंट्स में एक्चुअल में काम करने का है, बराबर, जो भी अपन अभी आगे चैप्टर सीखेंगे, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स वगैरह, और जो प्रोसेस है उसके अंदर का, ठीक है, कुछ एक अकाउंट डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोसेस या फिर ये जो मेथड है, ये एग्जैक्टली ठीक है, पहले के जमाने में भी था, ऐसा नहीं मैं ऐसा बोला कि पहले नहीं था, पहले के जमाने में भी था, बट तरीका अलग था। बट 10 तरीके अपन एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, कोई तो एक ही तरीका चाहिए, कोई तो एक ही प्रोसेस चाहिए, कोई तो एक ही मेथड चाहिए। तो ये जो एक मेथड है, फिर ये जो एक प्रोसेस, ये सारा जो भी चीज है, ये देने का काम किसका था? तो ये देने का काम इटली में रहने वाले एक पर्सन थे, ठीक है, पर्सन भी ग्रेट पर्सन बोल सकते हैं उनको, उनका नाम था सर ल्यूका डी पैसियोली, ठीक है, सर ल्यूका डी पैसियोली करके एक सर थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये एक मैथमेटिशियन थे। ये क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। ये सर ने क्या किया बताया कि ये सर ने अपन जो आज के डेट में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अपन आज के डेट में जो अकाउंटिंग का प्रोसेस, उसको सिस्टम भी बोल सकते हो तुम लोग, तो आज के डेट में अपन ये जो फॉलो करते हैं ना, ये सर की बदौलत इन्होंने बताया, ठीक है, कि ऐसे एक्चुअल में करना चाहिए, इस वे में करोगे तो सारी चीजें क्या होगी, प्रॉपरली आएगी। समझा क्या? या फिर डायरेक्टली बता देते हो, इन्होंने एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बता दिया, ये सर ने जो अकाउंट में सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन हमेशा लाइफ टाइम तक यूज करेंगे, एक है डेबिट और दूसरा वर्ड है क्रेडिट। समझा? इस चीज के बारे में किसने बताया? सर ल्यूका डी पैसियोली। समझा? समझा क्या? अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है ना, डेबिट क्रेडिट। सारी चीजों को अपने को क्या है, एक तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। कोई भी अकाउंट रहने दो, कुछ भी रहने दो, कौन सा भी अमाउंट रहने दो, कैसा भी टाइप का रहने दो, कुछ भी रहेगा ना, उसमें से आइदर वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। समझा? ये ऐसा बोल सकते हो, ये दो पिलर्स है। समझा क्या? ये दोनों क्या, ये दोनों पिलर्स है, इसके ऊपर पूरा अकाउंट्स का खेल है, ठीक है। एक बार मतलब अपन डेटा वगैरह सब कैप्चर कर लेंगे, अपन सब सीख लेंगे, बट उसका करना क्या है एग्जैक्टली, डेबिट और क्रेडिट बताया किसने? सर ल्यूका डी पैसियोली ने इन द ईयर, ठीक है, 1494, ठीक है। अभी 2 ईयर दिया, 1494 और एक ना 1501 है शायद से, 01 या 04 है समथिंग, ठीक है, देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में दिया है, 1501 है क्या? नहीं तो टेक्स्ट बुक में नहीं देखे, तुम लोग को नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है, जाने दो, छोड़ दो। तो इन द ईयर 1494, इधर रहने दो, टेक्स्ट बुक का मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। इन द ईयर 1494 उन्होंने ये चीज के बारे में जिक्र किया, बट ऐसा नहीं ना अकाउंट्स मतलब इतनी सा चीजें कि एक ही उसमें कंसेप्ट रहेगा, मल्टीपल टॉपिक्स है, मल्टीपल कंसेप्ट है, अलग अलग चीजें, हर एक चीज करने का एक अलग तरीका है। तो ये सारी चीजों के ऊपर पहले क्या करना पड़ा, उनको रिसर्च करना पड़ा। सारी चीजें रिसर्च करने के बाद ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया मतलब हो गया डन, उसमें और उनको क्या करना पड़ा, अलग अलग तरीके से सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ी। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी जो वैक्सीनेशन वगैरह ड्राइव चल रहा है, ऐसा था क्या, तुरंत 1 महीने में वैक्सीन आ गया था, उन्होंने मल्टीपल टाइम उसको रिसर्च किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, मल्टीपल लोगों पे टेस्ट करके देखा, मल्टीपल एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जगह के लोगों पे टेस्ट किया, जानवरों के ऊपर टेस्ट किया, अलग अलग। तो उन्होंने क्या किया, पहले रिसर्च किया, रिसर्च करके फॉर्मूला मिला, वैक्सीनेशन मिल गया, बट डायरेक्टली वो लोग अपन दे नहीं सकते, उसको पहले टेस्ट करना पड़ा, ट्रायल 1, ट्रायल 2, टेस्ट ट्रायल बोल सकते हैं। सिमिलरली ये सर जी ने ये सारी चीजें इन्वेंट तो की रिसर्च करके, बट उसको क्या करना पड़ा, पहले टेस्ट करके देखना पड़ा कि अगर ये फॉलो करूंगा तो आउटकम क्या आता है, क्या कोई दूसरा मेथड है, क्या कोई और शॉर्टर वर्जन है, क्या इसका और कोई लंबा तरीका रहेगा, क्या अलग अलग मेथड से उन्होंने करके देखा। अब जैसे कि मैथ्स में भी अपन सम सॉल्व करते थे, ऐसा है कि मैथ्स में कि एक ही फॉर्मेट रहता है, अपन अलग अलग तरीके से सम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एक शॉर्टकट मेथड्स रहते थे, कुछ लॉन्ग कट रहता था, आंसर आएगा नो डाउट, आंसर तो दोनों मेथड से सेम ही आने वाला है, तरीका अलग अलग रहता है। सिमिलर इधर भी वही काम था। तो सर ये सर ने क्या किया, इन द ईयर 1494 ये सारी चीजों के बारे में जिक्र तो कर दिया था, बट रिसर्च करने के लिए बहुत साल लगे उनको, क्योंकि अभी ये सब चीजें बता रहे, अभी वो टाइम पे ऐसा था कि यूट्यूब वगैरह था, भाई वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया यूट्यूब पे, ऐसा था क्या? बराबर नहीं, वो टाइम पे सारी चीजें लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए थी, यानी कि इन्होंने भी क्या किया, एक बुक लिखा, ठीक है। अभी बुक क्या एक दिन में लिख के होता है क्या?
एक बुक लिखा इन्होंने, तो बुक एक दिन में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो जो जो चीजों के उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च में जो जो चीजें उन्होंने इन्वेंट की, सारी चीजों को उन्होंने एक बुक में लिखा। और ये बुक कब पब्लिश हुआ पता है क्या? ये बुक पब्लिश है ये ईयर में 15 या 15 ऐसा देखता हूँ मैं, तो ये ईयर में ये बुक पब्लिश हुआ, यानी कि कम से कम इधर से लेकर इधर तक कम से कम 8 साल का डिफरेंस है। मिनिमम से 7 से 8 साल लगे उनको ये चीजों को इन्वेंट करने के लिए। समझे? समझा सबको? ठीक है, इधर तक कुछ डाउट? अभी एक ऐसा डाउट आ सकता है, सर ठीक है चलो इन्होंने किया, बट कैसे किया? कुछ तो एक ऐसा हुआ रहेगा ना। अभी जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अपन क्या एग्जांपल देता है, न्यूटन पढ़ा था, पेड़ के नीचे ऊपर से एप्पल गिरा और उससे उसको पता चला एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। समझा क्या? तो कुछ तो एक इंसिडेंट हुआ तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर लॉज ऑफ वो सब आया था। करेक्ट है? हाँ या ना? यानी कि कुछ एक इवेंट होना पड़ा तब जाके उसका आउटकम है। सिमिलरली ये सर को क्या जरूरत पड़ी, क्या किसी ने बताया था क्या उनको? नहीं। फिर इनको क्या जरूरत पड़ी, फिर इनको ऐसा क्या लगा कि ये सब अपन ने ढूंढना चाहिए, फिर इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो हुआ क्या पता है क्या? सिंपल सा एक बताता हूँ। अपन ने मैथ सीखा है सबने, ठीक है? ये रहने जाते इधर लिखता हूँ। अपन ने सबने मैथ सीखा है, ठीक है? मैथ्स आता है, प्लस माइनस तो आता है, बेसिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो मैथ्स में, ठीक है, मैं दो वैल्यूज भी लेता हूँ, ठीक है? 100 ही लेता हूँ, दो वैल्यूज है, ठीक है? मैथ्स में प्लस और प्लस रहेगा तो आउटकम क्या आता है? प्लस। आया ना? आउटकम क्या आएगा? प्लस ही आएगा, ठीक है? माइनस और माइनस करूंगा तो भी आउटकम क्या आएगा? करेक्ट है? अब इसको फिगर के साथ +100 तो आउटकम क्या आएगा? +100 आएगा या 200 आएगा? 200। -100 -200 या +200? माइनस माइनस -100 और -100 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है? +200 आता है। हाँ या ना? करेक्ट है? ये समझ रहे सबको? नहीं, माइनस माइनस प्लस ना? हाँ इंटू रे, वही बोल रहा ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, वही पूछ रहा हूँ जनरल रूल। मुझे माइनस माइनस प्लस कितना बनता है ना, तो -100 कितना आएगा? माइनस -100 इंटू -100 तो -200 ना। तो मैंने क्या लिखा? प्लस लिखा। मैं उसको और प्रॉपरली लिखता, फिगर जानते इतना आता है। फिगर जान दो पहले, इससे एक्सप्रेशन से माइनस माइनस भी प्लस आता है, ये सबको आता है, ये सबने किया है पक्का, बचपन से करते आ रहे। एक और इसमें चीज आती है प्लस माइनस करेंगे तो ये समझा? ये समझा सबको? ठीक है? तो ल्यूकार्ट बेसिकली मैथमेटिशियन, तो उनको तो ये सब चीजें पता ही थी। उनको ये दिखा अगर मैं दो चीजों को ऐड करता हूँ तो एक आउटकम आता है, दो चीजों को माइनस करता हूँ तो एक आउटकम आएगा, एक में से कुछ से माइनस करूंगा तो कुछ तो आउटकम आएगा, माइनस प्लस करूंगा तो कुछ तो आउटकम आएगा। ठीक है? तो एग्जांपल के लिए समझो मैंने 100 किया, इधर 200 आएगा, माइनस माइनस रहेगा फिगर, एग्जांपल के लिए -200 ही लेता हूं मैं। ठीक है? बट अगर 200 में से +200 बराबर -200 करूंगा तो क्या आता है आउटकम? 0। मतलब 200 में से 200 माइनस किया, आउटकम क्या आता है? 0। बराबर? हाँ या ना? तो उनको क्या दिखाई दिया कि भाई अगर मैं दो चीजों को ऐड करता हूं तो एक आउट कुछ तो फिगर आएगा, माइनस करूंगा तो एक कुछ तो फिगर आएगा, बट एक बड़ा वैल्यू है। ठीक है? एक कोई तो वैल्यू है, वही सिमिलर अमाउंट अगर मैं माइनस करता हूं, 500 में से 500 माइनस किया, 1000 में से 1000 माइनस किया, तो आउटकम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझा क्या? आउटकम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो सिमिलर चीजें अगर रहेंगी
अगर वो सिमिलर वैल्यूज अगर रहेंगे और उसको अगर मैं कैलकुलेशन करता तो उसका आउटकम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये समझा क्या, हाँ या ना, 0 तभी आएगा। और अगर दोनों वैल्यूज में से एक भी वैल्यू अगर सेम नहीं है, यानी कि अगर ये 100 है ये 200 है तो इधर आएगा -100, ये 200 है और अगर ये 100 है तो इधर क्या आएगा +100, हाँ या ना, बराबर है। यानी कि एक भी वैल्यू अगर डिफरेंट रहेगा तो बैलेंस 0 नहीं आएगा। बट अगर दोनों वैल्यूज अगर सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस 0 आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया बताया क्या इस चीज से क्या उन्होंने दिखाई दिया कि एग्जांपल लेते हैं अपन, समझो मैं हूँ मोबाइल डीलर, ठीक है, मैं मोबाइल सेल करता हूँ, ठीक है, मेरे पास आया तनिष्क, रिजल्ट लगा था, नया नया रिजल्ट, बोला मेरे को फोन लेने का है, ठीक है, मैं बोला कौन सा फोन चाहिए, वो बोला सर वैसे तो आईफोन लेने का है पर फिलहाल उतना बजट नहीं है, आप अभी रेडमी वीवो वगैरह दिखा दो, कौन सा चाहिए तेरे को बोल, रेडमी चाहिए, वीवो चाहिए, ओप्पो चाहिए, वन प्लस, ओह माय गॉड वन प्लस, ठीक है, तो तनिष्क बोला वन प्लस चाहिए, वन प्लस में कौन सा चाहिए, 770 880 नॉट 90, ठीक है, वन प्लस 90 नहीं, बट नहीं है हमारे पास नहीं, नॉट 2 भी नहीं है, सिर्फ नॉट है, जो रहेगा वो तो फिर वीवो ले ले या फिर सैमसंग, जो रहेगा वो तो बाकी रहेगा, वो डब्बा चाहिए ऐसा बोल मत, सच्चे पे वैसे ही दे देंगे दुकान वाले, ठीक है। चलो वन प्लस नॉट, अभी वन प्लस नॉट का समझो कीमत है एग्जाम्पल के लिए 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपए का प्राइस है, मैंने बताया ये लो तनिष्क इसका 30,000 रुपया है, इतना तुमको पे करना पड़ेगा, तो तनिष्क ने तुरंत जेब से ऐसा निकाला बंडल और उधर काउंट कर रहा है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह ऐसा करके बोला ये लो सर 30,000 रुपया, ठीक है, तो उसने 30,000 रुपया दिया मुझे और बदले में मैंने उसको क्या दिया, फोन दिया, ये एक तरह का क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। क्या इसको अपन अकाउंट्स कर सकते हैं, क्या अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग मतलब क्या, कोई भी चीज की काउंटिंग, क्या इसको मैं काउंट कर सकता हूँ क्या, मैंने एक यूनिट दिया मोबाइल का, बट वो यूनिट का वैल्यू कितना था 30,000 रुपीज, तो बदले में क्या मुझे 30,000 रुपए मिले क्या, हाँ या ना, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने ये सेलफोन इसको सेल किया, करेक्ट है, मेरे लिए ये क्या है, सेल है, उसके लिए क्या रहेगा, यानी कि सिंपल सी भाषा में ये एक बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, ये समझ रहेगा सबको, बेसिक चीज है, बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, मैंने इसको कुछ सामान बेचा, इसने सामान खरीदा, तो उसके लिए वो क्या हो गया, बाइंग हो गया, मेरे लिए चीज वो क्या, सेलिंग है, करेक्ट है। क्या ये फुकट में हुआ है क्या, नहीं, मैंने उसको एक यूनिट दिया मोबाइल का, बट बदले में उसने क्या दिया, मुझे पैसा पे किया, कितना पे किया, 30,000 रुपीज पे किया, समझा, समझा क्या, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन ये एक लॉ का टर्म है, इसको लॉ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो नॉर्मली इंग्लिश में भी तुमने सुना रहेगा, कंसिडरेशन ये वर्ड का क्या मीनिंग है, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि अगर कोई भी चीज तुमको अगर दे रहे हो तो उसके बदले में तुमको वापस कुछ तो मिलना चाहिए, जैसे कि मैंने इसको फोन दिया तो बदले में उसने मुझे क्या दिया, कैश दिया, सिमिलरली उसने मुझे कैश दिया, बदले में उसको फोन मिला, यानी कि दो ट्रांजैक्शन, दो सिनेरियो, एक मेरे हिसाब से इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, कैश, हाँ या ना, समझ रहेगा, सिंपल सिंपल चीज है, ज्यादा डीप में नहीं रहो, मेरे हिसाब से मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, कैश, इसके हिसाब से इसके लिए कंसिडरेशन क्या है, मोबाइल फोन, ये समझा, ये समझा सबको। सेकेंड थिंग, क्या ऐसा हुआ क्या कि मैंने इसको कम वैल्यू का सामान दिया और इससे मैंने ज्यादा पैसा लिया, ऐसा है क्या, वो कीमत है उसका मोबाइल का 20,000, मैंने इसे 30,000 रुपए लिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या, वो एक्चुअल में रहता है, वो वैसा नहीं बोल रहा हूँ, डिब्बे पे 30,000 लिखा था, मैंने 30,000 का सामान दिया, बदले में 30,000 लिया, समझा, यानी कि ये लॉजिक के हिसाब से किधर लिखा, ये वाला, मैंने उसको 30,000 का सामान दिया, बदले में उसे 30,000 रुपए आ गए, नेट इफेक्ट आ गया 0, समझा, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रॉपर अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन हो गया, समझे, इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है क्या, या बार्टर सिस्टम है, ये बार्टर सिस्टम है क्या, हमारे विषय में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि करेंसी यूज कर रहे हैं हम लोग, करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा दिया उसने, बदले मैंने उसको सामान दिया, समझा,
ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अभी अकाउंटिंग के हिसाब से काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इधर तक क्लियर है सबको? एग्जांपल समझा, सिनेरियो, कुछ डाउट? हाँ या ना? अभी तो मैं कैसे करूंगा फिर? तो जब भी मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो मुझे क्या पता चला कि मेरे पास मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया। कितने से बढ़ेगा मेरा कैश बैलेंस? आया ना? मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया 30,000 से, बट साइमल्टेनियसली मेरा जो स्टॉक था मोबाइल फोन का उसका बैलेंस कम हो गया। कितने से? 1 यूनिट मतलब 30,000 ना, पर रुपीस के टर्म्स में अभी सब चीजें सीख रहे हैं ना। 1 यूनिट लिया उसमें प्रॉब्लम नहीं, 1 यूनिट लिया बट उसका वैल्यू कितना था? 30,000। तो अकाउंट्स में अपने को यही करने का है, जो डेबिट और जो क्रेडिट का अमाउंट रहेगा ना वो अपना सेम रहना चाहिए। समझे? समझा क्या? यही अकाउंट्स, यही अकाउंटिंग, यही डेबिट क्रेडिट, सिंपल। समझा? तो जितने का अमाउंट, मतलब सेंटेंस क्या आएगा, जो भी अमाउंट तुम लोग का डेबिट में आएगा, ठीक है, जो भी अमाउंट तुम लोग का डेबिट में आएगा सेम अमाउंट तुम्हारा आना चाहिए क्रेडिट के इसमें, तब जाके क्या होगा, अपना ये जो अकाउंटिंग ये प्रॉपर रहेगा। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है, डेबिट में आया 30, क्रेडिट में दिखा 20, तो क्या ये प्रॉपर अकाउंटिंग रहेगा? क्या नहीं। समझे? तो ये कैसे पता चला? ये मैथमेटिक्स के हिसाब से। इसीलिए देखो, वो मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स का उसको बहुत सारा ज्ञान था, बट मैथमेटिक्स के ज्ञान को उसने अकाउंटिंग में कैसे अप्लाई किया अभी समझा? ये चीज समझे सबको? इसलिए मैंने वो बताया था पहले, प्लस माइनस, ठीक है। दोनों वैल्यूज कैसे रहने चाहिए? सिमिलर ही रहने चाहिए। अलग अलग वैल्यूज रहेंगे तो क्या आता है? बैलेंस आता है। अलग अलग वैल्यूज रहेंगे तो कुछ तो एंड में बैलेंस आएगा, बट अगर सिमिलर वैल्यूज रहेंगे तो बैलेंस क्या आएगा? 0। समझा? तो उन्होंने ये मैथ्स के प्रिंसिपल को क्या किया, उन्होंने अकाउंट्स में अप्लाई किया। समझा? और फिर वो चीज को उन्होंने क्या नाम दिया? डेबिट और क्रेडिट। ये देखेंगे आगे डिटेल में पढ़ना है, बस फिलहाल ऐसा समझ करो डेबिट और क्रेडिट का क्या रहेगा, एक कुछ तो अमाउंट डेबिट में जाएगा, एक कुछ तो अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, बट मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों अमाउंट कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए, तब जाके अपना जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा? टैली होगा। टैली मतलब करेक्ट होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। समझा? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? हाँ या ना? सर बेसिक चीज बताए, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं बताया। पक्का? साहिल समझा? इधर इधर सबको गर्ल्स में ठीक है? बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा एडवांस लेवल का बताया नहीं है, प्लस माइनस ही बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट? ये समझा, ये समझा, कैश स्टॉक एग्जांपल समझा ना? एग्जांपल में कोई के भी, अभी देखो मुझे कंपेयर करना है तो यूनिट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, बट अभी कैश का मेरे को ऐसा काउंट करते बैठोगे 500 का कितना यूनिट है, वो भी अपन कर सकते हैं ना। मैंने 1 यूनिट दिया, बदले में इसने मेरे को कितना नोट दिए, तो वैसे भी अपन काउंट कर सकते हैं। 500 के 10 नोट रहेंगे, 50 के और नोट रहेंगे, 100 के नोट रहेंगे, तो उधर भी अपन वो काउंट कर सकते हैं, बट अपन नॉर्मली उसमें नहीं करते, अपन क्या करते हैं? रुपीज में ही करते हैं। सारा का सारा अपन हम अपने पैसे के इसमें काउंट करते हैं। समझा? ये समझा सबको? तो ऐसे नहीं कि उसमें नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते। मेरे तरफ से 1 यूनिट दिया मोबाइल का, बदले में उससे कितने मेरे पास नोट्स है। समझे? डन? या फिर उससे भी बेस्ट, अगर उसने डायरेक्टली एक चेक दे दिया 30,000 का, तो उससे भी 1 यूनिट है, मेरे से भी 1 यूनिट गया। समझा? ये क्लियर है सबको? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट? समझा ये? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे एक और स्टेप है ना, ये चीजें ना, ये बहुत लोगों को ना पता ही नहीं रहती। मतलब लोग है ना ग्रेजुएशन कर लेते, पीजी कर लेते, बट बहुत सारे लोगों को ना ये चीज आज तक नहीं पता। क्या पता है क्या? अभी जैसे कि ये डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। अभी जैसे कि डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसको ना अभी जैसे कि अपन अकाउंटिंग आगे करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, लेजर अकाउंट बनाने का अपने को जो भी करेंगे, इसको ना अपन ना शॉर्टर वर्जन में लिखते हैं, क्योंकि हर जगह भी इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा यूज करने का अपने को, तो हमेशा इतना लिखते नहीं बैठेंगे। तो इसका ना एक शॉर्टर वर्जन है, इसके शॉर्टर वर्जन को बोलते हैं, डेबिट का शॉर्टर वर्जन है डीआर करके, क्रेडिट का शॉर्टर वर्जन है सीआर करके। तो आगे किधर भी अगर ये दो वर्ड दिखाई दिए तो डीआर मतलब डॉक्टर नहीं बोलने का, डीआर मतलब डेबिट। क्योंकि रहता है कुछ लोग ना स्टार्टिंग में ऐसा आता है, एक्सपीरियंस आता है, स्टार्टिंग में जो अपने बच्चे रहते थे ना, वो डीआर मतलब दिखा सर डॉक्टर लिखा है क्या? हाँ बोला हाँ डॉक्टर है, ठीक है। और सीआर मतलब फिर क्या? कॉकरोच। सीआर मतलब क्रोकोडाइल नहीं, डीआर इज
स्टैंड फॉर डेबिट, CR स्टैंड फॉर क्रेडिट। बट इसमें मेन पंगा क्या पता है क्या, अगर मेन इंटरेस्टिंग चीज क्या, ये इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को ये पता है, ये पता नहीं क्या, ये पता रहता है, इसके आगे का चीज बहुत लोगों को पता ही नहीं है आज के डेट में भी। पूछ लो चाहे तो, कुछ लोगों को पता रहेगा बट सबको ही पता है ऐसा जरूरी नहीं। ग्रेजुएशन हो गया, PG हो गया, कुछ लोग को CA BA भी बन जाते हैं बट उनको भी ये पता नहीं रहता। क्या इंग्लिश सीखा है सब लोगों ने, अपने इंग्लिश पता है, तो इंग्लिश में अपने या फिर आज तक अपने जो भी पढ़ाई की, साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, अपने आज तक शॉर्टकट्स यूज किए, शॉर्ट फॉर्म यूज किए, बराबर है। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करते थे, वो बड़े वर्ड का कुछ तो 3-4 वर्ड उसमें से यूज करके यूज करते थे, करेक्ट। इधर तक समझा। तो पहले इधर आ जाओ, क्रेडिट में C और R है क्या? है, उसका मैंने यूज करके क्रेडिट लिखा, बट डेबिट में R किधर है, फिर भी मैंने DR क्यों लिखा? डेबिट में ऐसा कुछ नहीं, यही वर्ड है, दिस इज द ओनली वर्ड। इधर है क्रेडिट, इसमें CR है तो करके मैंने CR लिख दिया है, बट डेबिट में R किधर है, तो फिर भी मैंने DR क्यों लिखा? मैं DE भी लिख सकता था, मैं DB भी लिख सकता था, मैं DI भी लिख सकता था, मैं DT भी लिख सकता था, बट फिर भी DR ही क्यों लिखा? यही रीजन है, ये पता ही नहीं। बहुत लोगों की पूछ लो किसी को, अगर रहेगा ना कोई पता रहेगा तो अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज ना पता ही नहीं है। पता है क्या? क्योंकि ये कोई पता था ही नहीं, टेक्स्ट बुक में भी ये है ही नहीं, ढूंढ के देखो टेक्स्ट बुक में भी ये चीज मिलेगा ही नहीं। पता है क्या? क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअली में पता नहीं चाहिए, बट टेक्स्ट बुक वाले क्या आपने वो यहाँ ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर लो, पढ़ लो, कर। बट ये सब एक्चुअल चीज है, ये फैक्ट्स है, ये सब पता रहना चाहिए। समझा क्या? क्वेश्चन पे तो DR क्यों लिखा रहेगा? रीजन 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 कुछ भी, इसके पीछे का रीजन क्या पता है क्या? ये जो डेबिट और क्रेडिट है ना, ये आज के जमाने के वर्ड है। तुम लोग को पता रहेगा आज के जमाने में अपन जितने भी अपने बोलने के इसमें वगैरह जितने भी वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स पहले से सेम थे क्या? पहले ये अलग अलग वर्ड्स थे, उसका फिर वो तोड़ मोड़ के आज के में एक्चुअल वर्ड्स आया ना। बराबर पहले समझो, पहले अपना जो नेटिव लैंग्वेज, जैसे हम लोग का मराठी लैंग्वेज है, ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन संस्कृत। मराठी और हिंदी थोड़ा बहुत संस्कृत से इन्वेंट होके आया है, तो संस्कृत में जो कुछ वर्ड्स यूज होते थे उसको तोड़ मरोड़ के मराठी और हिंदी आया, करेक्ट है। और थोड़ा बहुत हिंदी में उर्दू लैंग्वेज का भी रेफरेंसेस आता है, बराबर क्या? करेक्ट है। उर्दू और फारसी लैंग्वेज जो पुराने जमाने में था, ठीक है, तो वो लैंग्वेज के रेफरेंस लेके अपना ये सब लैंग्वेज बना है। तो उसमें कुछ एक वर्ड्स थे उसको अपन सिमिलर इधर लेके आते, बट कुछ एक वर्ड्स को अपन ने क्या किया था, वो लैंग्वेज में एक वर्ड रहेगा उसमें से थोड़ा बहुत चेंज करके अपन आज के डेट में जो अपने को फिजिबल लगता है वर्ड वो यूज करते हैं। ये याद है सबको? ये याद है ना? ऐसा देखा रहेगा वर्ड्स, बराबर है। सिमिलरली ये जो डेबिट और क्रेडिट है ना, ठीक है, इसका पहले एक अलग नाम हुआ करता था, ठीक है। इसका क्या अलग नाम हुआ करता था पता है क्या? क्रेडिट का पहले एक नाम हुआ करता था, पहले लिख लेता हूं, क्रीडरे बोल सकते, क्रेडरे बोल सकते, कीड़े बोल सकते, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। और डेबिट का नाम हुआ करता था डिब्रे, डिब्रे, डिब्रे और क्रीडरे। समझा? अरे वर्ड्स थे, अभी क्या मेरे मन का ये ऐसे ही वर्ड्स थे, डिब्रे और क्रीडरे, डिबेरे क्रीडेरे, कुछ भी बोलो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है, ठीक है। सर ये कौन से वर्ड थे? अभी बोलो बस, ये इंग्लिश का वर्ड है, नहीं इंग्लिश में भी अलग अलग ये है ना। These two words are Latin words. These two words are Latin words. समझा क्या? ये लैटिन वर्ड्स है, डिबेरे और क्रीडेरे, क्रीडेरे, क्रेडेरे, डिब्रे, क्रीडरे, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये वर्ड का ही जो क्या बोलते हैं एडवांस वर्जन है, ये दोनों वर्ड का एडवांस वर्जन है, डिब्रे का डेबिट और क्रीडरे का क्रेडिट। समझा? समझा क्या? अभी समझा क्या? डेबिट में DR क्यों आएगा? क्या डिब्रे में है क्या R? हाँ, डिब्रे में R है इसलिए इधर आएगा DR, क्रेडिट में भी R है इधर आया CR। समझा क्या? ये लॉजिक है ना, बुक में ढूंढ के देखो मिलेगा नहीं, कोई भी बुक नहीं, फाउंडेशन के भी तो बुक में नहीं है, ये CPD का बुक है इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी नहीं है। इसके लिए करना पड़ता है रिसर्च, फिर तब पता चलता है चीजें।
क्योंकि ये हम लोग के टाइम में भी ऐसा ही था, हम लोग जब भी सीख रहे थे तो मेरे को भी ऐसे सेव था। अरे ठीक है, क्रेडिट में CR आता है करके CR लिखा, डेबिट में R आता किधर है, फिर भी DR क्यों लिखा है, ऐसे ही क्या उसको कुछ मन नहीं किया करके उसने R डाला, बराबर, ऐसा हो सकता है ना। तो मैंने ये एक्चुअली मैंने कॉलेज में पूछा था, तो मैम ने मेरे को तो बताया था, तभी उन्होंने बताया था कि ऐसे ही उसको लिखा है, ठीक है। तो मुझे किसी ने तो क्या बताया था कि अरे ये सेम होना चाहिए ना, इधर आ रहा है तो इधर भी आ रहा है, मतलब कुछ भी मतलब इधर ये दोनों सेम होना चाहिए ना, इसीलिए तो इधर आ रहा है ना तो इधर भी आ रहा है, बोला तो इधर भी ई लिख के इधर भी ई लिख सकता है, बराबर ना। अभी जैसे कि डेबिट में EBIT आ रहा है, इधर तो EDIT आ रहा है, तो इधर D लिखो इधर भी D लिखो, सेम करने तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, RE क्यों लिखा, RE क्यों लिखा, हाँ बराबर ना, लॉजिक ये भी करेक्ट है, तो कुछ तो लॉजिकल आंसर चाहिए था। तो जब ये रिसर्च किया, जब भी थोड़ा बहुत पढ़ा अलग अलग बुक्स, तभी पता चला ये चीज के बारे में कि ये दोनों वर्ड्स है ना, इसका पहले एक वर्जन होता था ये, दिस इज ओल्ड वर्जन, दिस इज न्यू वर्जन, समझे, ये पुराना गाना है, ये रिमिक्स गाना है, ऐसा बराबर, पुराने गाने रिमिक्स गाने आते हैं आजकल, बराबर वही है। पुराना वर्जन क्या है, डिब्रे क्रिड्रे, उसका एडवांस वर्जन, और जो एक्चुअल डेट में आज की डेट में अपन जो फॉलो करते हैं डेबिट और क्रेडिट, समझा, देन डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। हेलो क्रेडिट समझा सबको, डन, ठीक है, आगे बढ़े। अभी बेसिकली अपने को क्या है, तो डेबिट क्रेडिट मतलब सिंपल से ऐसे भाषा में समझ लो कि अपन अभी जो भी अकाउंटिंग वगैरह करने वाले हैं उसमें ये दोनों वर्ड्स हर टाइम यूज होगा, ठीक है। जो भी अपने सामने ट्रांजैक्शन आएगा उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट में अपन रिकॉर्ड करेंगे, वो फॉर्मेट में, ठीक है, एक चीज डेबिट वाली रहेगी, एक चीज क्रेडिट वाली रहेगी, ठीक है। अभी जैसे कि अभी भी अपने ट्रांजैक्शन किया, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन देखो उसमें ऐसे नहीं रहेगी कि सिर्फ सिंगल यूनिट या फिर सिंगल कुछ तो एक चीज है। जैसे कि मैंने इसको सामान बेचा था, तो हमारे इसमें दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट था, एक मोबाइल फोन और कैश। ऐसा था कि मैंने इसको फुकट में दे दिया, ऐसा था कि वो तो चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, ठीक है। बट मेरे और इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें एक चीज कौन सी इन्वॉल्व थी, मोबाइल, और सेकेंड चीज कौन सी इन्वॉल्व थी, करेंसी, कैश, मनी, समझे। तो सिमिलर आगे जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे ना, हर ट्रांजैक्शन में दो चीज तो मिनिमम से मिनिमम रहने ही वाली है, मिनिमम दो से ज्यादा भी रह सकती है। अभी जैसे कि इसने मोबाइल के साथ साथ ये भी ले लिया, ब्लूटूथ फोन, और कुछ ले लिया इसने, सोचो मोबाइल कवर ले लिया, और कोई तो दूसरा फोन ले लिया, बहुत कुछ ले सकता है। तो एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व रह सकती है, नो डाउट, बट मिनिमम से मिनिमम कितने रहनी चाहिए, दो चीज, ये तो मैंडेटरी है, एक रह के चलेगा ही नहीं। अगर एक वगैरह, मैंने इसको डायरेक्टली मोबाइल दे दिया तो वो क्या हो गया, वो एज ए गिफ्ट हो सकता है, मैंने गिफ्ट दे दिया इसको, या फिर मैंने डोनेशन कर दिया, कुछ भी हो सकते हैं, बट उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना फिर, क्योंकि बदले में मुझे कुछ मिला है क्या, कुछ मैंने इसको मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, उसमें कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है क्या, बराबर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हर एक ट्रांजैक्शन में इसका होना मैंडेटरी है, जरूरी है। कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, भाई कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए, समझे, ये समझा सबको, इधर किसी को कुछ भी डाउट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट के बेसिस के ऊपर पूरा मैंने जैसे बताया, डेबिट और क्रेडिट ये अपने क्या दो पिलर्स है, इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना अकाउंटिंग आगे चलने वाला है, ठीक है। ये समझा सबको, इधर किसी को कुछ भी डाउट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ल्यूका डी पैस्टोरिस सर थे, उन्होंने ये चीज के बारे में बता दिया, वो सब बुक में लिखा, और ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो चीज है, ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि ये मेथड फॉलो करने का है, या फिर डेबिट और क्रेडिट यूज करने का, उसका कुछ तो नाम रहेगा ना रे, ऐसे डेबिट क्रेडिट तो उन्होंने लिख दिया, थोड़ा कंसेप्ट या फिर वो कुछ तो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक को बोला जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो मेथड जो अपन फॉलो करेंगे वो मेथड को बोला जाता है
डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है वो बेसिकली क्या एक मेथड है, वो एक सिस्टम है जिस लोग अपने को किसने दिया या जो अपने को किसने बताया, सर ल्यूका डी पैसियोली, समझे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में इसके बारे में पूरा का पूरा जिक्र किया है कि डेबिट क्रेडिट इसको कैसे करने का, फॉर्मेट क्या रहेगा, समझा। डबल एंट्री मतलब समझा, डबल मतलब समझा क्या, मिनिमम से मिनिमम 2 इफेक्ट रहेंगे, समझे क्या। 2 से ज्यादा रहने तो चलेगा पर 2 से कम नहीं होने चाहिए, समझे। मिनिमम से मिनिमम कितने चाहिए, 2 चाहिए, तब जाके वो, जैसे मैंने किया था मैथ्स का, तब जाके वो टैली होगा ना। अगर एक ही रहेगा इफेक्ट तब उसको अपन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है। उसके लिए कंसिडर, उसको मिल गया मोबाइल, मुझे कुछ मिला क्या, मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मुझे कुछ तो समथिंग इन रिटर्न मिलना जरूरी है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें कंसिडरेशन होना ही चाहिए। बिना कंसिडरेशन के कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समझा। बिना कंसिडरेशन के कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं चलेगा। अगर तुम लोग को वो ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तुम लोग को वो ट्रांजैक्शन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, मिनिमम से मिनिमम उसमें 2 इफेक्ट होने चाहिए, 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए, बराबर 2 एस्पेक्ट होने चाहिए वो ट्रांजैक्शन में, मिनिमम से मिनिमम, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी चल सकते। एंड सेकेंड थिंग, कंसिडरेशन होना चाहिए, तब जाके वो क्या रहेगा, तब जाके वो बनेगा एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन, समझा। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है, पक्का सिंपल सी चीज है, क्लियर हो गया ये सबको, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड लिख लो, इसमें अभी अलग से सेंटेंस लिखने का नहीं, कंसिडरेशन वगैरह ये सब लिख लो, मेन ये लिखवा, ये किधर को लिख के ना इसको ऐसा हाईलाइट करके रखो, समझा क्या। ये कॉलेज लेवल पे भी ये कोई बताता नहीं है, कॉलेज में भी ये कोई पता नहीं, कॉलेज में आधे लोगों को पता ही नहीं रहता, कॉलेज के आधे टीचर को पता ही नहीं रहेगा, जो थोड़े बहुत रहेंगे पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत जरा उनको पता रहेगा, बाकी किसी को पता ही नहीं चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कोई बात है, मैंने उन लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया, लोग बोला ना ग्रेजुएशन हो जाता है लोगों का, पीजी हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर भी ये चीज नहीं पता रहती, ऐसा सीन है। ये कुछ भी नहीं, सिंपल सा चीज है। और कुछ लोगों को आता है ऐसा क्यूरियस, पता है अरे ये सीआर तो क्रेडिट से सीआर आ गया, डेबिट में डीआर कैसे आया, तो लोगों को डाउट आता है, बट लोग बोलते हैं कष्ट नहीं करते ढूंढने का, मेहनत कौन करेगा भाई इतना, समझा क्या। तो कष्ट भी नहीं करते लोग और पूछते भी नहीं है, बट क्या हो जाता है ना, ये सब पॉइंट पता है क्या तुम लोग को किधर काम आता है। अगर गलती से तुम लोग अकाउंटिंग के फील्ड में अगर तुम लोग कर रहे हो जो भी आगे करियर, ठीक है, और वो फील्ड में अगर समझो किधर जॉब वगैरह पे गए, तो इंटरव्यू में ऐसा एक रहेगा सामने वाला बंदा जिसको ये सब चीजें पता है, वो पूछ लेता है क्योंकि उसको पता है 100 में से ज्यादा ये चीज ना 4 या 5 लोगों को पता रहेगी, बाकी 95 लोगों को नहीं पता रहेगा, समझेगा। इसीलिए जॉब पे सिलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो ऐसे ही चीजें पूछते जो अपने को नहीं पता रहती है। इंटरव्यू के लिए जाते हैं 100-150 लोग जाते हैं, बट सिलेक्ट कितने होते हैं, सिर्फ 4 या 5 क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास वही कुछ एक्स्ट्रा चीज होता है, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है जो बाकी 95 के पास नहीं है, समझा क्या। तो अपने को 95 में नहीं, अपने को 5 में काउंट होने का, तो 5 में काउंट होने के लिए वो 5 की चीजें पता रहनी चाहिए, समझा क्या, क्योंकि 100 लोग को सेम ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बट जिसको ये पता रहेगा, जिसने आंसर दे दिया भाई खत्म ना, तो ये सब चीजें ना आगे काम आती है, ठीक है। कुछ अभी ये जर्नल वेरनल अपन सीखेंगे ना डॉक्टर, जर्नल एंट्री वगैरह, ठीक है। तो कोई इंटरव्यू में लोग एंट्री पूछ लेते हैं, लोग 11th में एंट्री सीख लेते हैं, आगे भी एंट्री काम आते हैं, बट आगे थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल करते, तो एंट्री वेंट्री इतना पास नहीं करते, अपने तो लेजर अकाउंट बनाते, तो एंट्री वेंट्री लोग ना भूल जाते हैं, ठीक है, इतना याद ध्यान नहीं रखते, और इंटरव्यू में ना एंट्रीज पूछते हैं, जर्नल एंट्री बताओ ये ट्रांजैक्शन देंगे इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, ऐसा। तो इसीलिए ना बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बेस हमेशा तुमको याद रखना है। फिर जैसे कि अगर मैं एक बिल्डिंग बांध रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्डिंग का ये बेस है, तो बिल्डिंग बांधने का बेस तोड़ देते हैं क्या, बिल्डिंग बांधने का बेस तोड़ देते हो चलेगा क्या, बिल्डिंग रहेगी क्या, बेस ही तोड़ दिया तो बिल्डिंग रहेगी क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो बेस अपने को बिल्ड करना है और उसको क्या करने का, सपोर्ट देते रहना, रखने का, उसको बेस को तोड़ने का नहीं है, बेस को आगे जाके भूलने का नहीं है, समझा क्या, ठीक है। इसलिए तो इसको बेस बोलते हैं ना, जितना बेस स्ट्रॉन्ग उतना अपना बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, जितना बेस वीक रहेगा उतना बिल्डिंग का भी लाइफ टाइम कम हो जाता है, बिल्डिंग भी वीक रहेगा, समझे, समझा कि इसलिए बेस में, इसके लिए देखो ज्यादा मैं भगा ही नहीं रहा हूँ, एकदम आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि क्यों स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक चीजें क्लियर करते जाएंगे, तो कैसे चैप्टर तो करना है, चैप्टर का टेंशन लो मत, एक बार सिलेबस चालू हो जाएगा ना खत्म भी हो जाएगा, और अपने मार्च तक टाइम है,
अभी तो चल रहा है अगस्त ही चल रहा है, अगस्त एंड हो गया, सितंबर चालू है, तो बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। और एग्जाम वगैरह का कॉलेज का टेंशन लो मत, कॉलेज के एग्जाम में जितना मुझे पता है स्टार्टिंग में जो यूनिट टेस्ट रहेगा ना उसमें ज्यादा से ज्यादा पहले 2 या 3 ही चैप्टर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो जर्नल का है वो, ठीक है। एक्सेप्शन मॉडल कॉलेज, मॉडल कॉलेज कुछ अलग ही खेल करते हैं, मॉडल कॉलेज बोल देगा पहले 5 चैप्टर यूनिट टेस्ट के लिए, बोल देते हैं भाई, मॉडल कॉलेज का कुछ भरोसा नहीं, ठीक है। तो मॉडल कॉलेज के मैं कंसीडर नहीं करता वो लिस्ट में, बाकी कॉलेजेस कर लीजिए, वैसा नहीं कंसीडर, मतलब ज्यादा वो बोलते हैं ना एडवांस लेवल, वो एक्स्ट्रा शान पट्टी करने जाते हैं उनके प्रोफेसर, उनका मतलब प्रोफेसर लोग है, गलती प्रोफेसर का है। देखो कॉलेज बुरा नहीं होता, कॉलेज में जो लोग है उनके वजह से कॉलेज बदनाम होता है, समझे क्या। कोई कॉलेज बुरा नहीं है, कॉलेज सब सेमी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी उधर जाके 7 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तुम भी उधर जाके 7 ही पढ़ोगे, बट उसके इधर के जो लोग हैं और तुम्हारे इधर के जो लोग हैं दोनों अलग अलग लोग हैं, समझा क्या। ऐसा नहीं बोल रहा मॉडल कॉलेज खरा है, अच्छा है मॉडल कॉलेज, टेंशन मत ले, ठीक है। मैं तो सबको मॉडल ही बोल रहा हूँ, मॉडल मॉडल ले लो, क्या टेंशन है, अपना ही कॉलेज है मॉडल कॉलेज, समझा क्या बोल दो, आईटी मिलेगा, वही तो फिर क्या, आईटी मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, सब मिलेगा, और अपने पास के पास तो कॉलेज है, बाजू भी अपना क्लास भी है, तो टेंशन नहीं है। बट कैसा है कि लोगों की वजह से ये हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेगा, 11 12 2 साल ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फिर बाद में जाना फिर सोमैया उधर इधर उधर बाद में चले जाना, ठीक है। डर इधर तक समझा सबको, चलो जरा अभी टेक्स्ट बुक ओपन करो, अपना क्या क्या पार्ट हो गया उसमें जरा देख लेते हैं अपना, ठीक है। पेज नंबर 1, आगे 1 पे, ठीक है। उसमें से ये इंट्रो वाला पार्ट जरा देखो, रीड करो जरा, इंट्रो वाला पार्ट देखो जरा, देख लो उसको, जो जो चीजें मैंने बताई है वही सारी चीजें है क्या उसमें, एक आध पॉइंट रहेगा ऐसा कि जो नहीं बताया रहेगा, एक आध रह सकता है, बाकी तो मैंने जो बताया वो सब कवर्ड हुआ है उसमें, चेक कर लीजिए। देखो मैं रीड करता तुम देखते चलो, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूँ, एक एक सब बता दो, ध्यान दो। सो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। भाई ये जो बुक कीपिंग है, फिर ये जो अकाउंटिंग करने का, ये सारा किसके रिलेटेड है, मैं घर का चीज लिख रहे हैं क्या, घर का, मैं घर पे मैं आज दूध लेके आया, घर पे मैं आज ब्रेड लेके आया, बटर लेके आया, ये सब लिखने वाले क्या, क्या लिखने वाले, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे, बिजनेस में जो भी काम हुआ रहेगा, वो सारी चीजों का जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो सारी चीजों को जो भी अपन बुक्स मेंटेन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे, समझा, ठीक है। आगे, बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, समझा क्या। बिजनेस करेगा फुकट के लिए कर रहे क्या, बराबर है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही ना, क्योंकि हर एक बिजनेस करने के पीछे का मेन इंटेंशन, मेन रीजन क्या रहता है, टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ सामान में बेचूंगा, बदले में मैं पैसा ले लूंगा, या फिर कोई ना कोई मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, उसके बदले में मैं चार्ज करूंगा, समझा क्या। तो इसीलिए हर एक बिजनेस में या फिर हर एक बिजनेस एक्टिविटीज में क्या रहेगा, पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मनी और मनीज वर्थ मतलब क्या, मनी मतलब तो पैसा हो गया, मनीज वर्थ मतलब जो अलग अलग तरह के मनी है, चेक, आजकल तुम्हारे गूगल पे, फोन पे वगैरह ये सब हो गया, फिर डिमांड ड्राफ्ट रहता है अपना, अलग अलग तरह के जो मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब क्या रहेगा, मनीज वर्थ में आएगा, समझे। डन, आगे लिखो, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फीजिबल, फीजिबल मतलब कन्वीनियंट, अच्छा है क्या, चलेगा क्या, फीजिबल मतलब अगर ये करूंगा तो प्रॉपर रहेगा क्या, समझे। देखो उस दिन में मैंने बताया था, रिकॉर्ड्स मेंटेन सबसे प्राइमरी मेन चीज क्या है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे क्या फाइंड करना, रिजल्ट फाइंड करना। बट सिर्फ रिजल्ट फाइंड करके चलेगा क्या, नहीं, वो रिजल्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस के बेसिस पे लिखा है उधर, देखा। बट डायरेक्ट उन्होंने डिसीजन बोला, मैंने तो डिसीजन के पहले के सारी चीजें बता दी थी, डायरेक्ट डिसीजन थोड़ी लेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड देख के डिसीजन ले सकते हैं क्या, रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है सेल्स इतना हो गया, अरे वो क्यों हुआ उतना सेल्स, क्योंकि उतना मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था, उतना मैंने ज्यादा खर्चा किया, उतना ज्यादा मैंने माल मंगाया था, उतना ज्यादा मैंने रॉ मटेरियल लिया था, तो वो सब पहले देखना पड़ेगा। डायरेक्टली सेल्स के फिगर पे मैं डिसीजन ले लूंगा, अरे सेल्स इतना करोड़ का हो गया, बट इतना करोड़ का सेल्स होने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, समझे, उतना ज्यादा मैंने रॉ मटेरियल मैंने लेके आया था, तब जाके वो चीज हो गई, समझे। तो इसीलिए डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेंगे,
रिकॉर्ड्स तो है, बट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे पहले क्या फाइंड करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे, फिर वो रिजल्ट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर डिसीजन। डन, आगे आ जाओ। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, feasible, profitable and are to be continued or not, मतलब वही डिसीजन लेंगे भाई कि ये सही है या गलत है। अगर डिसीजन सही है तो इसको फॉलो करो, अगर डिसीजन नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है चीजें, उसको तुरंत उधर ही स्टॉप कर दो। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर and managers of the business and other organization but also to the various stakeholders such as government, investor, customer, employee, researchers। सिंपल सी भाषा में क्या बोल रहे हैं ना, कि ये जो भी अपन बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करेंगे, ये सिर्फ अपन अपने लिए नहीं करेंगे, मेरे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग रहेंगे, मेरे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग रहेंगे, वो सब लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है, टैक्स, बराबर। कस्टमर्स के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स को पता चलेगा भाई मेरा कितने साल से बिजनेस चल रहा है, मैं क्या फील्ड में हूँ, अभी मैं कुछ नया करने वाला हूँ क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद मेरे बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए तो जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहेगा मेरा काम क्या है, हम जिस कंपनी में काम करें उनका बिजनेस क्या है, तो चलेगा क्या। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं वो सिर्फ अपन अपने लिए नहीं कर रहे, यानी कि जो ओनर रहेगा बिजनेस का उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ ही साथ बिजनेस के ऊपर जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबके लिए क्या है, जरूरी है। समझा, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। देखो हिस्ट्री के बारे में उन्होंने दिया, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कब से हुआ। सो इन इंडिया, देखो उन्होंने पहले इंडिया के बारे में बता दिया, क्या बताया, देखो जो मैंने बताया वही है क्या। ठीक है, इंडिया में था चंद्रगुप्त मौर्य करके एक राजा, तो उनके इसमें एक था मिनिस्टर, एक थे मिनिस्टर कॉल्ड एज कौटिल्य करके, मतलब चाणक्य। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखा था नेम्ड अर्थशास्त्र। ठीक है, वेयर इन सम रेफरेंसेस कैन बी ट्रेस्ड रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो वो बुक में ये जो अकाउंटिंग वगैरह अपन करते हैं, जो भी अपन बुक कीपिंग का वगैरह काम करेंगे, ये सब का ना उसमें रेफरेंसेस दिए। ठीक है, तो वो में सारी चीजें लिखित रूप में थी, उसके बेसिस पे आज का पूरा ये अकाउंटिंग अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इट कॉल्ड एज देशीनामा। देशीनामा मतलब वो बुक को आगे चल के ना देशीनामा करके भी बुलाया जाता था। ठीक है, देशीनामा, देशी नामा है। ठीक है, देशी मतलब देशी जैसे हिंदी वर्ड। ठीक है, ठीक है, उसको वो नहीं, वो अपना अलग है, ये अलग है। ठीक है, आगे इन द अर्लियर टाइम्स ऑफ द सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। ये शायद से एग्जांपल तुमने देखा रहेगा मूवीज वगैरह में, साहूकार लोग पता है क्या तुम लोग को। बराबर है, साहूकार लोग देखे रहेंगे मूवीज में, सीरियल्स वगैरह में। वो साहूकार मतलब क्या करता था, वो पैसा लोन पे देता था, बराबर, बदले में कुछ तो वो लेता था। ठीक है, जमीन घर भी वगैरह। तो ये जो भी डीलिंग वगैरह का काम रहने का, क्या वो साहूकार बैठता था क्या लिखने को वगैरह, वो तो मैं पैसे वाला आदमी, उसके अंडर एक बंदा रहता था, उसके नीचे एक बंदा रहता था, बराबर है, वो सारा ही चीजों को लिखने का वगैरह काम करेगा, यानी कि हिसाब किताब रखने का काम वो बंदा करता था। याद है क्या, देखा रहेगा कभी ना कभी। तो वो जो बंदा है, वो जो हिसाब किताब रख रहा है, उसको ही क्या बोला जाता है, वो क्या कर रहा है, वो अकाउंटिंग कर रहा है। समझे क्या, पैसा दिया, पैसा एज अ लोन के रूप में दिया, पर बदले में कुछ तो उन्होंने लिया, गारंटी, जमीन के पेपर्स, घर के पेपर्स, घर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा, या फिर गोल्ड बिल्ड, कोई गोल्ड लेते थे, गोल्ड के बदले में पैसा देते थे। समझा, ठीक है। सो इन द अर्लियर टाइम्स ऑफ द सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट, वही एजेंट को बोलते हैं, वो साहूकार के नीचे अंडर रहते हैं, वो मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। ठीक है, दे प्रिपेयर द अकाउंट्स पीरियडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो लोग भी वही काम करते थे, अकाउंटिंग वगैरह काम करने का, और फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या करते थे, उसका रिजल्ट निकालते थे और बताते थे, देखो अपना वेल्थ इतने से बढ़ा, अपने पास इतना पैसा था, इसमें से इतना इसके ये लोग अपने लोन के रूप में दिए, और बदले में उनका ये चीज अपने पास है, फिर ये पर्सन को लोन दिया था, ये चुका नहीं पाया, तो उसका घर अपन ने अपने नाम पे कर लिया। समझा क्या, तो ये सब वो क्या किया, उसने रिजल्ट फाइंड किया, बट रिजल्ट क्या डायरेक्टली आया क्या, नहीं, पहले उसने क्या किया था, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया था, तो वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे वो रिजल्ट मिला है। समझे, डन। आगे देखो, आगे क्या बोला है, The records of the debit and credit were found in the 12th century itself। तो ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, इसका भले ये ल्यूकाडी बेरिगो पैसियोली ने 14 सेंचुरी में दिया था, बट ऐसा नहीं ना उन्होंने दिया तो उसके पहले कुछ था नहीं, पहले से था कुछ ना कुछ, बट उसको ही डेबिट बोलते हैं, उसको ही क्रेडिट बोलते हैं, ये तभी पता नहीं था। समझे क्या, काम होता था, बट उसको ही डेबिट या फिर उसको ही क्रेडिट बोलते हैं, ये बाद में इन्होंने रिसर्च करके लिखा।
ठीक है, समझा क्या? इसीलिए मैं क्या बोला था, ऐसा नहीं है कि इनके पहले कुछ था नहीं, 7000 साल पहले से ये सारी चीजें चल रही है, बट इसको यही बोला जाता है। ये इन्होंने किसने बताया? सर ल्यूका डी पैसियोली ने। समझा? समझा ये सबको? ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। इन द ईयर 1494 ल्यूका डी बैर्गो पैसियोली एन इटालियन मर्चेंट, वो इटालियन मर्चेंट प्लस मैथमेटिशियन भी है, इधर मैथमेटिशियन मेंशन नहीं है बट वो मैथमेटिशियन ही थे। ठीक है, इंट्रोड्यूस द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया अपने को? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसके अंदर ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, ये शायद से हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th एंड 19th सेंचुरी में। किधर हुआ था? इंडिया में नहीं हुआ था, यूरोप में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह सुना है क्या? ठीक है, तो यूरोप वगैरह में ना ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था सर? उसमें पहले सब लोग क्या करते थे? स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते थे। इंडस्ट्री मतलब क्या? जैसे कि अलग अलग तरह का इंडस्ट्री हो सकता है, स्पाइसेस का इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बराबर है। आज के डेट में अलग अलग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग का है, कार का अलग इंडस्ट्री है, टेलीकॉम का अलग से इंडस्ट्री है, बराबर क्या, फूड एंड बेवरेजेस का अलग से इंडस्ट्री है, करेक्ट। ठीक है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज है। तो पहले के जमाने में कैसा था? सबका छोटा छोटा बिजनेस है, स्मॉल लेवल पे बिजनेस अपने एरिया में करते थे। फिर थोड़े लोगों ने क्या किया, एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजनेस बढ़ाया, फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा एरिया बढ़ाते चले गए, फिर पूरे कंट्री भर में। फिर बाद में क्या हो गया, जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या हुआ ना, लोग क्या करने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने लगे बिजनेस के पर्पस के लिए। समझा क्या? रिवॉल्यूशन का मतलब ही वही था, क्योंकि एक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं था ना। जैसे कि क्या इंडिया पूरा सेल्फ सफिशिएंट है क्या? सब चीज इंडिया में मिलता है क्या? आया ना, मतलब अपने को मिलता है, वैसे नहीं बोल रहा, बट इंडिया में सारी चीजें क्या इंडिया में बनती है क्या? पेट्रोल इंडिया में आता है क्या? पेट्रोल तो अपने को इंपोर्ट ही करना पड़ता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के लिए हम लोग किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। समझा? समझाएगा सबको? सिमिलरली ऐसा कोई तो चीज रहेगा जो जो अपने इंडिया से जा रहा है किसी और कंट्री में, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, यानी कि हर कोई कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सब क्यों हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद होने लगा। समझा क्या? रिवॉल्यूशन का पर्पस ही वही था ना, क्योंकि एक कंट्री में सारी चीजें मिलती नहीं थी, तो लोगों को अभी एक चीज चाहिए, अभी जैसे कि पेट्रोल चाहिए, गाड़ी चलाने को पेट्रोल चाहिए, तो क्या पेट्रोल इंडिया में नहीं मिल रहा है तो क्या मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्या? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा सऊदी अरब कंट्रीज में और उधर से पेट्रोल लेके आना पड़ेगा। समझे? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वही फंडा था कि एक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, तो जो भी उनके नीड्स थे, जो अपना खुद का कंट्री फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो नीड्स के लिए बाहर जाना पड़ा। समझा? समझा है सबको? आगे बढ़ते। सो तो in the 18th and 19th century, large scale operations were carried on and joint stock company emerged as an important form of organization. इसके बारे में तुम लोग ना उसी में पढ़ोगे डिटेल में, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब क्या? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी है, तो ये जितने भी कंपनीज है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक मतलब क्या? जॉइंटली इसमें सबका पैसा इन्वॉल्वमेंट है। स्टॉक मतलब क्या? शेयर्स। शेयर्स मतलब ही स्टॉक रहता है, स्टॉक मतलब ही शेयर्स रहता है। तो ये जितने भी कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, अडानी, बिडानी, जितने भी कंपनीज है, कंपनी बोल रहा हुआ, ठीक है, तो ये सारे किसके अंडर है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आते हैं। तुम जब भी ओसी का चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 या 4 है मेरे हिसाब से, उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तुम लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 4 से 5 प्रकार के हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर का बिजनेस, ठीक है। एक रहता है पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप का बिजनेस। एक रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके, इसी को उसमें, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब क्या? जो जॉइंट फैमिली है, फैमिली बिजनेस करते हैं, ठीक है। और एक फॉर्म है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये सब ओसी में डिटेल में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? पेज नंबर 2 पे आ जाओ, देखो। तो उधर क्या लिखा है? इवॉल्व द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा है? मैनेजमेंट पूरा अलग रहता है, ओनरशिप अलग रहता है। अभी जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी क्या है? ही इज द ओनर, ठीक है, ही इज द सीईओ, बट क्या सब काम क्या मुकेश अंबानी करते हैं? या फिर उसका बेटा ही करता है क्या सब काम? सुबह सुबह जाते 7 बजे और पूरे दिन ऑफिस में बैठते और फिर शाम को 10 बजे घर पे आते, डब्बा लेके जाते ऐसा नीता अंबानी डब्बा दे देगी, बोलेगी जल्दी आना घर पे, वो बोलेगा अरे चुप, इधर मत दे, काम करने का, ऐसा है। ऐसा रहता है क्या? फिर थोड़े दिन में उसका बेटा भी जाएगा, वो भी बोलेगा ऐसा,
ऐसा है क्या? नहीं, वो तो भाई ओनर है, भाई मालिक है वो। तो मालिक अलग है और काम करने वाले लोग अलग है, ठीक है। तो इसलिए क्या दिया, देखो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनर भाई अलग है, ओनर का पूरा रोल अलग रहेगा, मैनेजमेंट का पूरा रोल अलग रहेगा। मैनेजमेंट कंपनी को चलाने का काम करेगा, समझे क्या? समझा? ओनर क्या करेगा, सारी चीजों को देखेगा, हाँ भाई ये प्रॉपरली हो रहा है, किधर कुछ कम बढ़ रहा है क्या वगैरह, वो सब काम में रहे। बट कंपनी चलाने का काम कौन करेंगे? एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट वाले लोग, समझे? ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स एंड द इन्वेस्टर, business establishments require the detailed information about the business which paved the way for the development of comprehensive financial accounting information system। क्या बोला है? सिंपल, ये घुमा फिरा के ना, ये टेक्स्ट बुक वाला कोई पढ़ना है, घुमा फिरा के इंग्लिश से सिंपल सी भाषा में क्या कि तुम लोग को प्रॉपर्ली बिजनेस ये रन करने का है काम, ठीक है। प्रॉपर्ली तुम्हारा बिजनेस चलना चाहिए ऐसा तुम लोग को लगता है, तो क्या करो, सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे ना उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। फिर जाके क्या होगा, ये रिकॉर्ड के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और फिर आगे का डिसीजंस लेते जाएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द बिजनेस। समझा? वही वो लाइन का पूरा पैराग्राफ वही मीनिंग है, सिंपल सा। रिकॉर्ड्स लेना चाहिए, रिकॉर्ड जरूरी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते जाओ, और वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करके सिर्फ रुको मत, उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट निकालो, उसको एनालाइज करो और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन ले। समझा? ऐसे ही हवा में डिसीजन लेने को मत जाओ, समझे? डन? समझा क्या? जैसे कि समझो कुछ दिख रहा है बाहर अलग से कि ऐसा भी अपना मार्केट चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से डायरेक्ट डिसीजन लो मत, पहले देखो अपना उतना तैयारी है क्या। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो सब लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी ईवी ईवी, बट पहले मार्केट में रिसर्च करो कि कितने सारे कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपना लॉन्च किया है, क्या लोग उतना खरीद रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। चलो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद भी लेंगे, बट उतना चार्जिंग स्टेशन वगैरह है क्या? जैसे हर जगह पे मिनिमम से मिनिमम एक पेट्रोल पंप तो मिलेगा ही तुम लोग को, तो वैसे ही चार्जिंग स्टेशन है क्या? ये सारी चीजों को पहले रिसर्च करो। इसके साथ ही साथ पहले अपना खुद का लाइकी भी देखो। लाइकी मतलब क्या अपन उतने केपेबल है क्या अपने पास वो सारी मशीनरीज है क्या वो ईवी बनाने के लिए, क्या अपने पास उतना फंड्स है क्या? समझा क्या? तो ये सब कब पता चलेगा, जब मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। इसीलिए डिसीजन लेना है मुझे, ठीक है, मुझे ईवी व्हीकल चालू करने के, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? पहले देखो, पहले ऑब्जर्व करो सारी चीजों को, पहले सबका रिसर्च करो प्रॉपरली, सबको एनालाइज करो, फिर उसके बाद ही क्या करो, डिसीजन लो। समझा? समझा ये सबको? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन द 20th सेंचुरी, मतलब अभी अभी का, ठीक है, द नीड फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजर मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने का रहता है ना, बराबर है, कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए, अपन प्रोडक्शन बढ़ाए या प्रोडक्शन कम करना चाहिए, कितने लोगों को काम पे रखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे डिसीजन लेने के लिए कॉज द इमर्जेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आगे चल के मैं तुम लोग को बताऊंगा, ये जो अकाउंटिंग है ना, इसके ना अलग अलग फील्ड्स है, अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द ब्रांच इज अ मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। एक है तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है फिनेंशियल अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ब्रॉडली जो भी अकाउंटिंग है ना, इसको ये 5 सब फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी और भी है, आईटी वाला भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग वगैरह, ये सब भी सीखना है। बट मेनली अपने को ये 5 फील्ड्स में अकाउंटिंग डिवाइड होता है, और इसमें से भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल अकाउंटिंग। समझा? क्योंकि अपने को पहले फिनेंस के बारे में पढ़ना है, तो अपने लिए मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल अकाउंटिंग। समझा? तो आगे मैं जब भी बताऊंगा, अभी चार्ट वीट बना के पूरा दिखा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखा है, देखो, दो अकाउंटिंग वाज इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज of the evolution, it has gradually developed into the social responsibility accounting। देखो अभी मैंने बताया, तो ये भी एक तरह का अकाउंटिंग है जो अपने को सीखने का है in the 21st century। This is due to the vast growth in the business activities as a result of development in the various fields। Thus, accounting has become inevitable in the modern world of the business। यानी कि अकाउंटिंग ऐसा चीज है जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। समझा? ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, वो लोगों का इवोल्यूशन और हिस्ट्री कितने लाइंस में खत्म हो गया, और मैंने तुम लोग को बताया, तो मैंने कितना सारा चीजें बताया, क्या सबका सब चीजें है क्या इसमें? उनका आधा तो फालतूगिरी है, इंग्लिश को ऊपर नीचे करके लिख दिया, बट मैंने तो तुम लोग कितने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, वो सब उसमें है ही नहीं। समझे? इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था, अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जाएंगे, सम्स वगैरह अपने को इसमें से करने का, वही फॉर्मेट करेंगे, बट
जो मैं कंटेंट तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा वो सेम टू सेम ऐसा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, समझा? इधर तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ भी प्रकार का डाउट है? पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर अभी बुक कीपिंग वाले टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है? आज नहीं करोगे, आज करके फिर वो आधे में छूट जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो अभी एग्जैक्टली बुक कीपिंग मतलब क्या है उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बुक कीपिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग का डेफिनेशन, ये दोनों टॉपिक ना अगले लेक्चर में सिखाऊंगा अच्छे से प्रॉपरली। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पूरा सीख लेंगे, ठीक है? उसका इंपॉर्टेंस वगैरह सब दिया ना, सब करेंगे अपन, बट अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है? डन, चलेगा? फिर कल मैं जब भी सिखा दूंगा ना, उसके बाद फिर वो नोट्स में से तुम लोग लिख लेना। मैं जो तुम लोग को भेजा है ना, उसमें स्टार्टिंग में देखो इंट्रो में वही पैराग्राफ है, बाद में बुक कीपिंग के बारे में स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है? तो जब भी मैं सिखा दूंगा ना, उसके बाद फिर कल घर पे जाके लिख लेना, ठीक है? चलेगा? डन। तो आज का सेशन इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे फिर अपन बुक कीपिंग के साथ। और बीच बीच में टेंशन मत लीजिए, ऐसा आज एक फंडा बताया, ऐसे अलग अलग फंडे भी आगे आगे आएंगे जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, किधर भी नहीं है, कोई बताता नहीं, बट मैं बताऊंगा, ठीक है? बीच बीच में आते ही रहेंगे, जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा ना, वो टॉपिक के टाइम पे ऐसा फंडा बताते जाऊंगा, ठीक है? चलेगा? इसको बोलेंगे अकाउंटिंग के फंडे, ठीक है? ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये अपन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये नॉलेज पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? तो इसलिए क्या करो पता है कि जब भी बुक में लिखोगे ना, इसको ना हाईलाइट करके रख देना, ठीक है? सेकंड थिंग एक और क्या काम करो पता है क्या? कैरी टू पेन, दो अलग अलग इंक के पेन कैरी करो, एक ब्लू और ब्लैक। क्यों पता है क्या? क्योंकि जब मैं दोनों को लिखवाऊंगा ना, उसमें समझा पर तुम लिख रहे हो बुक कीपिंग का डेफिनेशन, ठीक है? तो बुक कीपिंग के डेफिनेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, फिर इंपॉर्टेंट कोई एक आध लाइन रहेगा, तो वो अलग इंक से लिख लेना, समझा क्या? जैसे अगर नोट्स तुम्हारे पास प्रॉपर रहेंगे ना, ये नोट्स, तो ये आगे ना बहुत काम में आएंगे, समझा? ये नोटबुक को आगे फेंकने का नहीं, ये नोटबुक को तुम लोग को मेंटेन करने का, ठीक है? इसलिए अभी से प्रॉपर नोटबुक रखो, एक ही नोटबुक बनाओ और प्रॉपरली मेंटेन करते जाओ, ठीक है? डन, चलेगा? तो आज का अपन इधर तक ही रखते हैं, कल के लेक्चर में स्टार्ट होगा सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बुक कीपिंग, ठीक है? डन, चलेगा? तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। ये हो गया।